नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं अतुल आप सारे लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और आज आपके लिए एक बेहतरीन सी सूचना ये है कि मैं आप सारे लोगों के लिए टीजीटी, पीजीटी, वनडे एग्जाम से संबंधित, चाहे यूपी पुलिस की परीक्षा हो, यूपीएसआई की परीक्षा हो, उसके लिए मैं संविधान विषय से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा में दोस्त पूछे जाते हैं, उससे संबंधित प्रश्नों या उसके जो थ्योरेटिकल पार्ट हैं, एक एक करके मैं सारी की सारी बातें आपको बताऊंगा। और उससे संबंधित बातें जो जुड़ी हुई संबद्ध बातें हैं, जिसमें बड़ा हमको कंफ्यूजन होता है, हम आप उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए एक छोटा सा प्रयास हम आप करें। और सबसे पहले हम आप देखेंगे तो यहाँ हमने एक शब्दावली आपको दिख रहा होगा, हमने लिखी है संविधान, जिसको हम आप कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, है ना। किस नाम से जानते हैं दोस्त? इसको हम आप कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हमको आपको ये समझना है कि ये जो संविधान नाम का शब्द है, इसका अर्थ क्या है या ये शब्द क्यों निर्मित हुआ है। तो सबसे पहले तो हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि संविधान का मतलब दोस्त क्या होता है। संविधान का मतलब होता है कि समान रूप से बनाया गया, समान रूप से नागरिकों के लिए बनाया गया विधान, नागरिकों के लिए बनाया गया जो विधान है मेरे भाई, उसी को हम आप किस नाम से जानते हैं? उसी को दोस्त हम आप संविधान के नाम से जानते हैं। संविधान का मतलब क्या है? ये कह सकते हैं कि संविधान किसी भी देश को संचालित करने के लिए, उसको क्रियान्वित करने के लिए एक ऐसा मौलिक ढांचा है जिसके तहत उस देश की जो मौलिकता है उसको पिरोया जाता है, उसी को हम आप संविधान के नाम से जानते हैं। अगर हम आप इस भारत के संविधान की बात करें तो भारत के संविधान की दोस्त अगर हम आप बात करें तो भारत के संविधान को मुख्य रूप से हम आप समझने के लिए इसको तीन भागों में मेरे दोस्त बांट करके पढ़ेंगे। तीन ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसके द्वारा इसका संचालन किया जाता है। तो कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं उसको हम आप देखने का प्रयास करेंगे। जो पहली व्यवस्था है, इसको हम आप व्यवस्थापिका के नाम से मेरे भाई जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इसको हम आप कहेंगे व्यवस्थापिका। किस नाम से जानेंगे? इसको हम आप क्या कहेंगे? इसको कहेंगे व्यवस्थापिका। और जो दूसरा है, इसको दोस्त हम आप कार्यपालिका के नाम से जानते हैं मेरे भाई। किस नाम से बच्चा? कार्यपालिका के नाम से जानेंगे। और जो तीसरी व्यवस्था है, इसको हम आप क्या कह देंगे? इसको हम आप कह देंगे न्यायपालिका। इस प्रकार से ये तीन ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो क्या करेंगी? संविधान को समझने में हमारी मदद करेंगी। व्यवस्था का अगर सामान्य अर्थ देखा जाए व्यवस्थापिका का, तो व्यवस्थापिका का अर्थ मेरे भाई क्या होता है? व्यवस्थापिका का अर्थ होता है व्यवस्था को बनाने वाला। किसको? व्यवस्था को बनाने वाले को क्या कहेंगे? यानी जो व्यवस्था को बनाने वाला जो है उसको व्यवस्थापिका के नाम से हम सारे लोग जानते हैं। और जो व्यवस्थापिका के द्वारा जो व्यवस्था बनाई जाएगी, उस व्यवस्था को क्रियान्वित करने की जिम्मेवारी जिसकी है, उसको क्रियान्वित करने की जो जिम्मेवारी है, इसको हम आप कार्यपालिका के नाम से जानते हैं। और जो तीसरी व्यवस्था है, तीसरी व्यवस्था का तात्पर्य दोस्त क्या है? यानी व्यवस्थापिका ने जो कानून बनाया है, इसका क्रियान्वयन कार्यपालिका ने कैसे किया है, और इसी को जज करने के लिए, या कहिए कि इसका ये निर्धारण करने के लिए कि जिस व्यवस्थापिका ने कानून बनाया है उसका क्या कार्यपालिका ने सही से निर्धारण किया है कि नहीं किया है, इसी को हम आप न्यायपालिका के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो हम आप क्या करेंगे कि आज जो पहला हमारा आपका इन तीनों सेगमेंट में जो पहला टॉपिक है व्यवस्थापिका, इस व्यवस्थापिका का दोस्त हम आप क्लासिफिकेशन करेंगे। इस व्यवस्थापिका का क्लासिफिकेशन ऐसे करेंगे कि व्यवस्था को बनाने वाले को यानी व्यवस्थापिका को हम आप दो भागों में डिवाइड कर देंगे। एक हम आप कहेंगे केंद्र स्तर की जो व्यवस्थापिका है, एक केंद्र स्तर की व्यवस्थापिका हो जाएगी और दूसरी हो जाएगी राज्य स्तर की व्यवस्थापिका। इन दोनों को हम आप क्या करेंगे? इन दोनों को हम आप पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब केंद्र स्तर की व्यवस्थापिका जो होगी उसको हम आप दोस्त संसद के नाम से जानते हैं। और याद रखिएगा, जो राज्य स्तर की मेरे भाई व्यवस्था होगी उसको हम आप विधान मंडल के नाम से दोस्त जानते हैं। किस नाम से जानते हैं?
हम आप विधानमंडल के नाम से जानते हैं। ये दोनों बातें हमको आपको समझना है। यानी ये कहने का मतलब ये है कि जो केंद्र स्तर की व्यवस्था है उसको हम आप संसद कह दे रहे हैं, और जो राज्य स्तर की व्यवस्था है उसको हम आप क्या कह देंगे, उसको हम आप विधानमंडल कहेंगे। इस संसद को हम आप दो भागों में डिवाइड करेंगे, यानी संसद के सदन की बात कहेगा संसद के सदन, तो हम आप कहेंगे संसद के दोस्त दो सदन होते हैं, एक का नाम होता है राज्यसभा और दूसरे का दोस्त नाम क्या होता है, दूसरे का नाम मेरे भाई होता है लोकसभा। बच्चा, तो राज्यसभा और लोकसभा ये संसद के क्या हैं, ये संसद के दो सदन हैं। ये संसद के, आपसे कहेगा संसद के सदन कितने हैं, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा दो। एक को हम आप लोकसभा और दूसरे को राज्यसभा के नाम से जानते हैं। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 79 यानी आर्टिकल 79 है वो ये कहता है कि भारत के लिए एक संसद होगी, जबकि जो अनुच्छेद 80 है ये राज्यसभा की बात करता है, और मेरे भाई जो 81 है वो लोकसभा के बारे में हमसे आपसे चर्चा करता है। तो कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो आपसे परीक्षा में पूछी जाती हैं। अगर हम आप राज्यसभा की बात कर लें तो राज्यसभा को ही हम आप दोस्त क्या कह देंगे, इस राज्यसभा को ही हम आप कह देंगे अस्थायी सदन। क्या कह देंगे, इसको अस्थायी सदन कहेंगे। अच्छा, इसको अस्थायी सदन कहेंगे क्यों, ये बात हमको ये आनी चाहिए कि भाई अस्थायी सदन है तो क्यों है। अगर ये अस्थायी सदन है तो जो दूसरा है जिसको लोकसभा कह रहे हैं, इसका मतलब ये क्या होगा, ये दोस्त हो जाएगा अस्थायी सदन। ठीक है ना, ये अस्थायी सदन हो जाएगा। अब राज्यसभा को हम लोग अस्थायी सदन क्यों कह रहे हैं, तो राज्यसभा को अस्थायी सदन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये वही राज्यसभा है जो कभी भंग नहीं होती। यह क्या होगी, यह कभी भंग नहीं होगी, इसलिए हम आप इसको क्या कहेंगे, नहीं होगी, इसलिए हम आप इसको अस्थायी सदन कहेंगे। और इसका जो कार्यकाल होता है, यानी जो अस्थायी सदन या कहिए राज्यसभा का कार्यकाल होता है, इसका कार्यकाल मेरे दोस्त कितना होता है, तो इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। कितना, 6 वर्ष का। और हर दूसरे वर्ष, यानी हर दूसरे वर्ष 1/3 जो सदस्य हैं ये क्या हो जाते हैं, 1/3 सदस्य सेवा मुक्त हो जाते हैं। ये बात हमको आपको याद रखना है, इसलिए इसको हम आप अस्थायी सदन के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह कभी भी भंग होने वाला सदन नहीं है। जबकि लोकसभा की बात कर ले दोस्त, तो लोकसभा को हम आप अस्थायी सदन कहेंगे। अस्थायी सदन इसलिए कहेंगे कि यह कभी भी भंग हो सकता है, तो इसलिए यह अस्थायी सदन है। और अगर हम आप दोनों के कार्यकाल की बात कर लें तो मैं एक एक करके आपको ये सारी बातें दोस्त बताऊंगा। इसमें हम क्या करेंगे, हम इसको 3 भागों में डिवाइड किए हैं, तो यहां से हम आप दोनों का क्लासिफिकेशन करेंगे और दोनों के बीच में क्या डिवीजन है, क्या अंतर है, इसको मैं आपको समझाने वाला हूं। तो अगर फिर से यहां हम आप देखें तो हम आप देखेंगे तो ये जो संसद है, ये जो दोस्त संसद है, इस संसद के आपने हमको बताया कि 2 सदन है। कितने सदन है, 2 सदन है। एक का नाम आपने हमको क्या बताया, एक का नाम हमको आपने राज्यसभा बता दिया, और दूसरे का नाम आपने क्या बताया, दूसरे का नाम दोस्त आपने हमको बता दिया लोकसभा। क्या नाम बताया, लोकसभा आपने नाम हमको बताया। अब हम आप अगर बात करें तो आर्टिकल जो 79 है, 79 है, ये संसद की बात करता है, जबकि जो 80 यानी 80 है ये राज्यसभा की, और 81 यानी 81 ये आपकी लोकसभा की बात करता है। एक बात हमने आपने यहाँ ये समझने का प्रयास किया कि जो राज्यसभा है ये एक प्रकार का क्या है, ये अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन क्यों है, इस पे अभी हमने आपने चर्चा की है। दूसरा लोकसभा को कह दें तो लोकसभा क्या है, लोकसभा अस्थायी सदन है। अच्छा, अस्थायी सदन है क्यों, तो आप कहेंगे कि इसको अस्थायी सदन इसलिए कहा जाता है कि हर 5 वर्ष पर या उसके पहले ही इसको भंग किया जा सकता है। जबकि ये क्या होगा कि अस्थायी सदन कभी भंग नहीं होगा। इसका जो कार्यकाल होगा दोस्त, इसका कार्यकाल आप कहेंगे तो इसका कार्यकाल होगा 6 वर्ष का। कितना, इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होगा, जबकि जो ये लोकसभा है इसका कार्यकाल होगा 5 वर्ष का। कितना, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। और अगर आपसे कहें राज्यसभा के जो सदस्य हैं, इनका सदस्य बनने के लिए जो सदस्य आयु है वो कितनी होनी चाहिए, तो राज्यसभा के लिए सदस्य आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, जबकि लोकसभा के लिए जो सदस्यों की आयु है
यानी लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो सदस्य आयु है वो कितनी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए 25 वर्ष की। ये बातें हमको आपको याद रखना है। हम फिर राज्यसभा की बात कर ले तो राज्यसभा जो है, ये राज्यसभा क्या है, इस राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। अच्छा, उच्च सदन इसको हम आप क्यों कहते हैं, क्योंकि हम आप जब राज्यसभा का एक अलग अलग पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि राज्यसभा में जो पढ़े लिखे या ये कहिए कि बहुत उच्च कोटि के जो पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं और इसमें वोटिंग में सिस्टम में भाग लेते हैं। जबकि हम आप अगर इसको क्या कहेंगे, हम आप दोस्तों इस लोकसभा को निम्न सदन के नाम से बुलाएंगे। निम्न सदन यानी इसको जनता का सदन भी आप कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, इसको आप जनता का सदन भी कह सकते हैं। हाँ, राज्यसभा को हम आप क्या कहेंगे, इसको द्वितीयक सदन कहेंगे। क्या कहेंगे, इसको द्वितीयक सदन कहेंगे। जबकि अगर हम आप लोकसभा की बात कर लें तो हम आप इस लोकसभा को दोस्तों क्या कह देते हैं, हम आप इस लोकसभा को प्रथम सदन के नाम से बुला सकते हैं। इतनी बातें आपको याद रखना है और ये महत्वपूर्ण बातें हैं इससे संबंधित। तो अभी हमने आपने क्या पढ़ाई की है, हमने आपने ये पढ़ा कि जो संविधान है इसको संचालित करने की 3 व्यवस्थाएं हमने आपको बताया। उसमें एक व्यवस्था है व्यवस्थापिका, है ना। 3 व्यवस्थाएं थी, कौन कौन सी, एक को आपने कह दिया दोस्त व्यवस्थापिका, दूसरे को आपने क्या कह दिया, दूसरे को आपने कह दिया कार्यपालिका और तीसरे को आपने क्या कह दिया, तीसरे का नाम आपने लिया न्यायपालिका। अब इन 3 भागों में हमने आपने इसको डिवाइड किया है। व्यवस्थापिका का मतलब है जो व्यवस्था को बनाए और व्यवस्था को 2 स्तर पर बनाया जाएगा। एक होगी आपकी केंद्र स्तर की व्यवस्थापिका और दूसरी होगी राज्य स्तर की व्यवस्थापिका। अच्छा, केंद्र स्तर की व्यवस्थापिका को हम आप पार्लियामेंट यानी संसद के नाम से जानेंगे, जबकि राज्य स्तर की जो व्यवस्थापिका है उसको हम आप विधानमंडल के नाम से जानते हैं। अब यहाँ हमने आपने ये चर्चा की कि संसद के 2 सदन होंगे, एक का नाम होगा राज्यसभा और दूसरे का नाम होगा लोकसभा। राज्यसभा का जो जिक्र है आर्टिकल 80 यानी 80 में और लोकसभा का जिक्र दोस्त 81 में है। इस राज्यसभा को क्या कहा जाएगा, इस राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाएगा, जबकि लोकसभा को क्या कह दिया जाएगा, लोकसभा को अस्थायी सदन के नाम से हम लोग जानते हैं। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगर हम आप बात करें राज्यसभा के सदस्यों की कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए, तो ये आयु 30 वर्ष की होनी चाहिए, जबकि यहाँ कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ ये आयु 25 वर्ष की होनी चाहिए। इसको यानी राज्यसभा को हम आप उच्च सदन कहेंगे और जो लोकसभा है इस लोकसभा को हम आप निम्न सदन के नाम से दोस्त क्या करते हैं, बुला सकते हैं। ठीक है ना। इसको द्वितीयक सदन के नाम से और इसको हम आप प्रथम सदन के नाम से जान सकते हैं। मैं आशा कर रहा हूं कि सारी की सारी बातें आपको एकदम से दोस्तों समझ में आ रही होंगी। आइए जरा इसके आगे हम आप समझने का प्रयास करते हैं और मैं एकदम आपका कंसंट्रेशन क्लास की तरफ होगा तो सारी की सारी बातें दोस्त एकदम से आपको समझ में आएंगी। किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन आपको दोस्तों होने वाला नहीं है। एक बार फिर से हम आप इस कहानी को और आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। याद रखिएगा कि ये जो विषय और इसकी प्रासंगिकता को हम आप समझने का प्रयास कर रहे हैं, जब तक हम आप इसको व्यवहारिक रूप से नहीं समझेंगे तब तक ये बातें हमको आपको समझ में आने वाली नहीं है। तो यहाँ हम आप बात किसकी कर रहे थे दोस्त, यहाँ हमने आपने बात की थी व्यवस्थापिका की और व्यवस्थापिका को आपने 2 भागों में डिवाइड कर दिया। एक आपने कहा कि जो व्यवस्थापिका होगी मेरे भाई वो केंद्र स्तर की होगी और जो दूसरी व्यवस्था होगी वो होगी राज्य स्तर। कौन सी, दूसरी राज्य स्तर की होगी। केंद्र स्तर पर जो व्यवस्था है उसको हम आप संसद के नाम से जान रहे हैं और जो राज्य स्तर की व्यवस्था है उसको हम आप इतिहास में या उसको हम आप किसमें, उसको हम आप विधानमंडल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, उसको हम आप विधानमंडल के नाम से जानते हैं। इस संसद को हमने आपने 2 भागों में डिवाइड कर दिया। एक का नाम आपने दोस्त बता दिया हमको राज्यसभा और दूसरे का नाम हमको आपने क्या बता दिया, आपने लोकसभा बता दिया। याद रखिएगा यहाँ 2 प्रकार का प्रश्न बनता है। जब आपसे कहेगा कि संसद के सदन कितने हैं, अगर आपसे कह दे कि संसद के सदन कितने हैं तो आप 2 का नाम लेंगे। कितना, 2 का। एक को कहेंगे लोकसभा और दूसरे को क्या कहेंगे,
दूसरे को आप कह देंगे राज्यसभा। लेकिन मेरे भाई, अगर आपसे यही पूछ ले कि संसद में कौन कौन शामिल होता है या संसद के अंग कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा, जब संसद के अंग कहेगा तो इसमें आपका लोकसभा आ जाएगा, इसमें आपका राज्यसभा आ जाएगा और इसमें आपका प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति आ जाएगा। क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा यदि कोई कानून बनाया जाता है तो बिना इस राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट की अनुमति के बिना कानून नहीं बन सकता कोई भी विधेयक। इसलिए संसद के अंग में हम इसको भी रख सकते हैं। इतनी बातें हमको आपको याद रखना है। अब यहां से प्रश्न आएगा, हम लोकसभा से ये प्रश्न करें कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या दोस्त कितनी हो सकती है, तो आप कहेंगे अधिकतम जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो आपका 550 हो सकती है, या वर्तमान समय में ये कंडीशन है। इसके पहले हम आप देखें तो ये जो सदस्य संख्या है ये 552 होती थी, लेकिन 104वां संविधान संशोधन आया और ये 104